नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 4th सेमेस्टर मॉडर्न फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और मॉडर्न फिजिक्स में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करा दिया था और उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट फेल रहा, उसका रिजल्ट निगेटिव रहा क्योंकि उसका उद्देश्य था डिटेक्ट करना। और किसे डिटेक्ट करना? तो ईथर और अर्थ के बीच की जो रिलेटिव मोशन है उसे डिटेक्ट करना। तो फ्रिंजेस में जो शिफ्ट है वो एक्सपेरिमेंटली कोई भी शिफ्ट नहीं आ रहा था, जीरो था फ्रिंज शिफ्ट जो था। इस कारण से फ्रिंज में शिफ्ट नहीं है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, पाथ डिफरेंस कैसा है ना, पाथ डिफरेंस नहीं है। फ्रिंज में जो शिफ्ट है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। ठीक है जी, थियोरेटिकली तो 0.4 आ रहा था लेकिन एक्सपेरिमेंटली नहीं आया। और फ्रिंज में शिफ्ट ना आने का मतलब है, फ्रिंज में डिस्प्लेसमेंट ना आने का मतलब है कि दोनों के बीच कोई भी रोटेशन या वो कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। ठीक है जी, तो नेगेटिव रिजल्ट क्यों आया, क्यों डिटेक्ट नहीं कर पाया ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी, रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर को, तो ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो हेडिंग लिखें एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशंस ऑफ, ठीक है जी, निगेटिव रिजल्ट। ठीक है जी, जो नेगेटिव रिजल्ट आया है उसकी हम एक्सप्लेनेशंस पढ़ेंगे। और नेगेटिव रिजल्ट किसका है, तो आगे हेडिंग लिखना चाहो लिख सकते हो, इन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। बाकी सब हेडिंग की तरह मान लो, क्योंकि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का ही एक पार्ट है, तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में ही ये हेडिंग है, ये बात अंडरस्टूड है। ठीक है जी, तो देखो इसमें भी कई सारे है ना एक्सप्लेनेशंस हैं, उनमें से ठीक है जी, निगेटिव रिजल्ट को माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में निगेटिव रिजल्ट क्यों आया, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, इस बात को समझाने के लिए कई सारी आपको थ्योरी दी गई है, कई सारे एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं, जिनमें से कुछ हम समझेंगे। तो पहली है आपकी, ठीक है जी, ईथर ड्रैग, ठीक है जी, हाइपोथेसिस यानी अवधारणा। ठीक है जी, ईथर कर्षण सिद्धांत भी कह सकते हो, ईथर कर्षण अवधारणा भी कह सकते हो। कर्षण यानी, ठीक है, कर्षण कहते हैं ड्रैग को, क्या है अभी बताएंगे। तो ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस या ईथर कर्षण सिद्धांत, ठीक है जी, या अवधारणा। ठीक है जी, तो देखो ये थ्योरी कहती है, देखो पहले जो माना गया था, क्या माना गया था कि ईथर जो है, मीडियम जो है वो ईथर है, और ईथर कैसा रहता है, रेस्ट में रहता है। लेकिन अर्थ कैसे करती है, रोटेट करती है। तो जब एक रेस्ट में है और एक रोटेशन, एक मोशन कर रही है अर्थ, तो दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगी, आपेक्षिक गति होगी। ठीक है जी, लेकिन जब हम उस रिलेटिव मोशन को डिटेक्ट नहीं कर पाए तो फिर एक सिद्धांत दिया गया, ठीक है जी, जिसमें माना गया कि जो अर्थ जब चलती है ना, रोटेशन करती है, ठीक है जी, तो अपने साथ ईथर को भी खींच कर ले जाती है। ठीक है जी, यानी खुद तो वो घूम ही रही है, साथ में जो ईथर है उसे भी रोटेट करा रही है। ठीक है जी, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई है कि जो रिलेटिव मोशन है वो क्या होती है कि भाई या तो है ना एक रेस्ट में हो और एक मोशन कर रहा हो तब रिलेटिव मोशन होगी, या फिर दोनों मोशन कर रहे हो तो डिफरेंट स्पीड या वेलोसिटी से कर रहे हो। दो स्थितियों में होता है ना रिलेटिव मोशन। और मोशन कब नहीं होगी रिलेटिव, जब या तो दोनों रेस्ट में हो तो मोशन है ही नहीं कैसे भी, या फिर दोनों सेम स्पीड से भी मोशन कर रहे हैं ना, तो भी रिलेटिव मोशन नहीं है, क्योंकि जितना ये आगे चलेगा उतना ये चलेगा। तो इसके लिए ये और इसके लिए ये एक दूसरे को रेस्ट में फील होंगे। ठीक है जी, क्लियर है, उसे कहते हैं रिलेटिव मोशन, है ना। तो रिलेटिव मोशन कब होती है, या तो दोनों डिफरेंट स्पीड से चल रहे हों, या एक रेस्ट में हो और एक मोशन में हो। ठीक है जी, और रिलेटिव मोशन अर्थ और ईथर के केस में क्यों कंसिडर की गई थी, क्योंकि माना गया था ईथर रेस्ट में है और जो अर्थ है वो रोटेशन कर रही है, तो एक मोशन कर रहा है अर्थ और ईथर रेस्ट में है, तो रिलेटिव मोशन कंसिडर की गई थी। लेकिन इस सिद्धांत में ये माना गया कि जो अर्थ घूम रही है
तो अपने साथ साथ ईथर को भी घुमा रही है, अपने साथ साथ ईथर को भी खींच कर ले जा रही है। ठीक है जी, क्लियर है। देखो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है जी, और ये मीडियम है बीच में, तो मीडियम क्या है, ईथर। ठीक है जी, ये मीडियम क्या है, ईथर। तो जैसे जैसे अर्थ घूमती है ना, वैसे वैसे ये ईथर भी घूमता है ना, ईथर भी क्या होता है, घूमता है ना। अर्थ ऐसे घूमी तो ईथर भी ऐसे घूमा। क्लियर है, जितना जितना अर्थ घूमी उतना ही ईथर घूम गया, तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हुए, रेस्ट में हुए नहीं, यानी रिलेटिव मोशन नहीं होगी। क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ, इसे कहते हैं ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस, यानी जो अर्थ है वो ईथर को खींच के अपने साथ साथ घुमाती है। ठीक है, इसी कारण कोई भी नहीं मानी गई, क्या, इसी कारण कोई भी, है ना, रिलेटिव मोशन ज्ञात नहीं कर सके हम माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट के द्वारा, क्योंकि रिलेटिव मोशन है नहीं। ये सिद्धांत कहता है कि मतलब अर्थ जो है ईथर को अपने साथ साथ घुमाती है। ठीक है जी, खींचकर उसे साथ रखती है, घुमाती है। क्लियर है, तो दोनों के बीच कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगी, यानी रिलेटिव मोशन नहीं होगी तो v कितना होगा, 0, क्योंकि मैंने v स्पीड मानी है, जितनी स्पीड से अर्थ घूम रही थी। ईथर और अर्थ के बीच जो रिलेटिव वेलोसिटी या स्पीड मानी थी मैंने, कितनी मानी थी, v, तो कितनी होगी, अब 0 होगी, है ना। यानी देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर, दैट इज v बराबर 0। ठीक है जी, क्लियर है। तो देखो v बराबर 0 है, और आप जानते हो t1 कितना है। देखो ध्यान देना, आपको याद होना चाहिए ऊपर को जो रे जा रही थी उसके लिए टाइम t1 बना था, है ना, जाने और लौटने तक का टोटल टाइम। ऐसे ही इधर जो रे जा रही थी, पहले इसे 1 माना था ना और इसे 2 माना था, इसके जाने और वापस लौटने का टाइम t2 था। ठीक है जी, t1 और t2 टाइम आपको पता होने चाहिए। t1 क्या था, 12/c 1/√1 माइनस v²/c²। ठीक है, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में करा आपने। t2 बराबर है 12/c 1/1 माइनस v²/c²। ठीक है जी, तो जब रिलेटिव मोशन है यदि, तो दोनों टाइम जो है कैसे आएंगे, डिफरेंट आएंगे। ठीक है जी, और दोनों टाइम डिफरेंट आएंगे और कुछ टाइम डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। टाइम डिफरेंस प्रोड्यूस होगा तो पार्ट डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, पार्ट डिफरेंस प्रोड्यूस होगा तो फ्रिंजेस में डिस्प्लेसमेंट, फ्रिंजेस में शिफ्ट हो जाएगा। और वो शिफ्ट ही क्या बताता है कि अर्थ और ईथर के बीच क्या है, रिलेटिव मोशन है। लेकिन ये काम केवल थ्योरेटिकली होता है, एक्सपेरिमेंटली क्या है ना, एक्सपेरिमेंटली कोई भी फ्रिंजेस में शिफ्ट नहीं दिखा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वो कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी, और कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब कोई भी टाइम डिफरेंस नहीं है। क्लियर है ना, डेरिवेशन आपको क्लियर है ना, वो टाइम डिफरेंस निकाला था फिर पार्ट डिफरेंस निकाला था। तो जब पार्ट डिफरेंस नहीं है इसका मतलब टाइम डिफरेंस भी नहीं है, और टाइम डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब है t1 और t2 दोनों टाइम जो है वो कैसे हैं, सेम। जितना टाइम इसे लगेगा वापस आने में इतना ही टाइम इसे लगेगा, दोनों सेम होंगे, तब रिलेटिव मोशन नहीं होगी, आप ये कह सकते हो। ठीक है जी, तो रिलेटिव मोशन यदि नहीं है तो t1 और t2 कैसे आने चाहिए, बराबर। ये t1 और t2 के जनरल एक्सप्रेशन है, और इस सिद्धांत के अनुसार t1 और t2 बराबर ला के दिखाते हैं। ठीक है जी, देखो v बराबर 0 रखो t1 में तो क्या आएगा, ठीक है जी, 1 माइनस 0² तो 0 अब 0 ही आ जाएगा। तो t1 क्या आया, 12/c। ठीक है जी, एंड t2 देखो 12/c 1/1 माइनस v²/c² है ना, v की जगह 0 रखो। रिलेटिव मोशन की जो है नहीं ना कुछ भी इस सिद्धांत के अनुसार, तो v बराबर 0 है। तो आप देखो t2 बराबर क्या आया, 12/c। आप देख लो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, या ऐसे ही देख लो t1 और t2 दोनों बराबर हैं या नहीं, तो इसे क्या सिद्ध हुआ कि t1 और t2 कैसे हैं, बराबर। t1 और t2 बराबर है, इसका मतलब टाइम डिफरेंस नहीं है, और टाइम डिफरेंस नहीं है तो पार्ट डिफरेंस नहीं है, पार्ट डिफरेंस नहीं है तो कोई भी दोनों के बीच रिलेटिव मोशन नहीं है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस। तो आप लिख सकते हैं हेंस, ठीक है जी, देयर इज नो रिलेटिव मोशन। टाइम डिफरेंस बराबर आने से सिद्ध हो गया कि दोनों के बीच कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। तो आप लिखेंगे हेंस देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर। ठीक है जी,
सो नेगेटिव रिजल्ट वाज एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन कर दिया गया नेगेटिव रिजल्ट क्यों आ रहा था, बता दिया, ठीक है जी। लेकिन ये सिद्धांत कुछ साइंटिस्ट के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है जी। फिर आप लिख सकते हैं कि दिस एक्सप्लेनेशन है ना वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय सम साइंटिस्ट, ठीक है जी। तो ये आपका कंप्लीट होता है, ठीक है जी। यह है ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस। अब दूसरे पे चलते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं अपने तरीके से, बाकी PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते ही हैं, ठीक है जी। इसके बाद देखो आगे दूसरा जो है आपका वो है फिट्जगेराल्ड लोरेंज, है ना, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है जी, नंबर 2, ठीक है जी। फिट्जगेराल्ड लोरेंज, फिट्जगेराल्ड है ना लोरेंज कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन आप समझते हो, कॉन्ट्रैक्शन का अर्थ होता है कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ना, ठीक है जी, संकुचन। और ये तो साइंटिस्ट के नाम है। और हाइपोथेसिस, ठीक है जी, दोनों ने मिलके एक हाइपोथेसिस दी, ठीक है जी, जिसे आप फिट्जगेराल्ड लोरेंज कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है जी। फिट्जगेराल्ड लोरेंज कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस। देखो इन्होंने क्या कहा, मोशन हमने इस साइड को मानी थी ना, ठीक है जी, इस साइड को हमने माना था कि अर्थ चल रही है v वेलोसिटी से, ठीक है जी, ऐसे घूम रही है, ठीक है जी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है ना अर्थ, तो इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, डायरेक्शन पता होंगी आपको। तो इन्होंने क्या कहा, फिट्जगेराल्ड और लोरेंज ने, इन्होंने ये कहा कि जिस साइड को मोशन होती है, जैसे अर्थ की मोशन इस साइड को हो रही है ना, इस साइड को, तो इस साइड को जो कोई भी बॉडी हो, सभी बॉडीज इस साइड को यदि मोशन, जिस साइड को मोशन हो रही है या जिस साइड को बॉडीज मोशन कर रही हैं, उस साइड को उनकी लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, उनकी लंबाई में संकुचन हो जाता है, उनकी लंबाई सिकुड़ जाती है। और कितनी सिकुड़ जाती है, तो मान लो यदि पहले L थी, लेंथ की डायरेक्शन में सिकुड़ती है, तो मान लो यदि पहले L थी तो उन्होंने कहा L से कितनी हो जाती है, L इंटू 1 माइनस वो L इंटू अंडर रूट 1 माइनस v²/c², यानी इस फैक्टर से, ठीक है जी, ये जो फैक्टर है इस फैक्टर से क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, सिकुड़ जाती है। यानी मैंने आसान भाषा में बताया कि यदि लेंथ पहले किसी बॉडी की L थी तो अब कितनी हो जाएगी, L इंटू अंडर रूट 1 माइनस v²/c² हो जाएगी, ठीक है जी, क्लियर है। लेंथ की डायरेक्शन में होता है ये, तो यानी 2 के लिए होगा, ठीक है जी, क्योंकि अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, तो जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, मान लो पहले L थी, ठीक है जी, लेंथ मिरर और है ना प्लेट के बीच L थी पहले, तो अब कितनी हो जाएगी, है ना, इतनी हो जाएगी, L इंटू अंडर रूट 1 माइनस v²/c²। और उन्होंने कहा लेंथ, ये मोशन के अलोंग तो लेंथ में चेंज आएगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी, लेकिन जो मोशन तो ऐसे हो रही है, मोशन के जो परपेंडिकुलर है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ लेंथ L थी तो L ही रहेगी, ठीक है जी। यानी जो भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है, वो केवल डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग हो रहा है, और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है जी, क्लियर है। तो देखो आप एक काम करो, T2 लेके चलेंगे, T2 लेके चलेंगे, T2 में एक काम करो, लेंथ में चेंज हुआ ना, 2 इधर 2 पाथ, जो सेकंड पाथ माना था आपने, उसकी लेंथ में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो आप T2 लेके चलो, T2 में L की जगह ये रख देंगे, L इंटू अंडर रूट 1 माइनस v²/c², क्योंकि 2 में ही तो हो रहा है, 2 के अलोंग तो हो रहा है लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन, तो लेंथ L नहीं रहेगी, L से घट के, है ना, L से घट के इतनी हो जाएगी, ठीक है जी। तो L की जगह यहाँ पे 2 में, T2 में L की जगह ये रख दो, और उसे कैलकुलेट करके T2 को कैलकुलेट करेंगे, और T1 के बराबर यदि वो आ जाता है तो इसका मतलब है टाइम दोनों के कैसे हो गए, सेम, टाइम सेम हो गए, तो टाइम डिफरेंस 0, टाइम डिफरेंस नहीं है तो पाथ डिफरेंस भी नहीं है, और पाथ डिफरेंस नहीं है तो फ्रिंजेस में कोई भी शिफ्ट नहीं है, ठीक है जी, क्लियर है। और हमें यही तो बताना है कि फ्रिंजेस में शिफ्ट नहीं है, इसका मतलब कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, क्योंकि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूफ हुई है।
क्योंकि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट रिलेटिव मोशन को कंसिडर नहीं कर सका, डिटेक्ट नहीं कर सका। इसका मतलब क्या पता ना होती हो रिलेटिव मोशन, तभी तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट कंसिडर नहीं कर सका। पहले माना जाता था कि रिलेटिव मोशन होती है, तो माइकलसन और मोरले और ऐसे बहुत एक्सपेरिमेंट हुए, उन सब ने यही प्रयास किया कि हम अर्थ और ईथर के बीच के रिलेटिव मोशन को मेजर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन माइकलसन और मोरले और जितने भी साइंटिस्ट जिन्होंने प्रयास किया, कोई भी अर्थ और ईथर के बीच की मोशन को डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो इसका मतलब है, तो क्या पता जब हर बार हर किसी को असफलता मिल रही है, तो क्या पता होते ही ना हो अर्थ और ईथर के बीच रिलेटिव मोशन। तो फिट्जगेराल्ड है ना और लॉरेंज ने ये बात बताई कि क्यों नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है, उन्होंने ये कहा कि लेंथ के मोशन के अलोंग जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, एल से घटकर इतनी हो जाती है, एल इंटू √1 - v²/c²। इस कारण से, ठीक है जी, जो टाइम है वो दोनों बराबर आ जाते हैं, टाइम बराबर आएंगे। लेंथ एल की जगह ये लोगे, ठीक है जी, t2 में, क्योंकि यही तो लेंथ के ये मोशन के अलोंग ही तो घटती है लेंथ, इन्होंने ये कहा। तो टाइम पीरियड वो टाइम दोनों के बराबर आ जाएंगे, टाइम बराबर आएंगे, टाइम डिफरेंस 0 हो जाएगा, पाथ डिफरेंस भी 0 हो जाएगा, फ्रिंजेस में कोई शिफ्ट नहीं होगा। और फ्रिंजेस में कोई शिफ्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है फ्रिंज में कोई शिफ्ट ना होने का क्या मतलब है कि देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ईथर एंड अर्थ। और यही तो आपको है ना, यही तो आपको एक्सप्लेन करना था कि निगेटिव रिजल्ट आ क्यों रहा है। तो फिट्जगेराल्ड और लॉरेंज ने ये बात प्रूफ करके दिखाई, ठीक है जी। देखो करते हैं। और T2 में क्यों कर रहे हैं, समझ गए ना, क्योंकि यही तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। फिट्जगेराल्ड और लॉरेंज ने बताया कि मोशन के अलोंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, मोशन से परपेंडिकुलर फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। यहाँ लेंथ L है तो L की L रहेगी, लेकिन यहाँ लेंथ यदि L थी तो फिर घट के कितनी हो जाएगी, इतनी, ठीक है जी। देखो तो हम एक काम करते हैं, पुट कर देते हैं, है ना, पुट L पुट करें किसके प्लेस पर, इन प्लेस ऑफ L इंटू √1, नहीं पुट उल्टा बोल दिया मैंने, है ना, हमें पुट करना है ये, ठीक है जी। चलो मैं लिख देता हूँ, क्या पुट कर रहे हो, L इंटू √1 - v²/c², ठीक है जी, ये पुट करना है। क्लियर है, इन प्लेस ऑफ किसके प्लेस पर, L के प्लेस पर, यानी ये पुट कर रहे हैं किसके प्लेस पर, L के प्लेस पर। और कहाँ पुट कर रहे हैं, तो कौन से टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं, तो T2 टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं, ठीक है जी। देखो अब थोड़ा क्लियर हुआ होगा कैमरा, तो रख देते हैं 100, नहीं पहले लिख देता हूँ 4 टाइम T2, ठीक है जी। T2 में रखो L के स्थान पर ये, तो T2 बराबर 2/c कर लूँ और L की जगह ये रख दो, L इंटू √1 - v²/c², ठीक है जी। और इंटू में तो वो है ही 1/1 - v²/c², ठीक है जी। इसे मैं रफ कर दूँ, समझ गए होंगे आप। देखो T2 बराबर 2L/c, और इसे ऐसे लिख लो 1 - v²/c² की पावर 1/2 लिख लें, और इसे पावर 1 है ऊपर ले जाओ, 1 - v²/c² की पावर -1, ठीक है जी। तो T2 बराबर 2L/c, बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, पता होगी आपको बाइनोमियल थ्योरम, 1 + x की होल पावर n होता है 1 + nx, आगे भी रहता है लेकिन हायर पावर को नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो पावर कहाँ जाती है, मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा v² माइनस रहेगा यहाँ अपॉन 2c², ठीक है जी। और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस प्लस हो जाएगा, बीच में आ जाएगा ना प्लस, वो माइनस आ जाएगा ना बीच में, तो माइनस प्लस हो जाएगा। T2 बराबर 2L/c, देखो 1 + v²/c² और इसकी माइनस v²/2c², और इसमें v की पावर 4 अपॉन 2c की पावर 4। क्लियर है जी। और एक काम करो, हायर पावर को नेगलेक्ट कर दो, तो ऑन नेगलेक्टिंग, ठीक है जी, नेगलेक्ट कर दिया किसे, हायर पावर्स, तो 4 पावर को छोड़ दो, है ना। तो T2 बराबर क्या आएगा, 2L/c, 1 देखो
ये 2/2 लिख सकता हूँ, 2/2 1/2, तो 2/2 में से 1/2 गया तो 1 बचेगा, यानी 1/2। समझ गए? नहीं तो एलसीएम ले लो दोनों में, इसे तो छोड़ दिया, इसमें एलसीएम ले लो। ठीक है, अब तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, कैलकुलेशन आपको समझाने की जरूरत थोड़ी ना है। ठीक है जी, तो ये आ गया T2। और T1 के बारे में बात कर लो, एंड T1 तो देखो ये लिखा, ये रहा 12/c। ठीक है जी, 1/√1 - v²/c²। ठीक है, अंडर रूट है, ऊपर ले जाओ, पावर 1/2 नीचे थी, अब हो जाएगी पावर -1/2। बाइनोमियल थ्योरम लगाओ, T1 कितना आएगा 12/c माइनस प्लस हो जाएगा v²/2c²। ठीक है जी, आप खुद देख के बताओ ये T2 और T1 सेम है या नहीं। क्वेश्चन फर्स्ट कह दो, इस सेकंड कह दो। देखो T2 और T1 कैसे हैं, सेम। ठीक है जी, T1 T2 सेम आ गए, और T2 T1 के बराबर कब आया, तो T2 T1 के बराबर पता है कब आया, बाहर का बड़ा व्यवधान रहता है। मैंने कहा T2 T1 के बराबर कब आया, तो T2 T1 के बराबर तब आया जब आपने T2 में L के स्थान पर L माइनस वो L इंटू 1/1 - v²/c² रखा। ठीक है जी, तो ये एक तरीका है, मतलब उन्होंने ये प्रूफ करना था कि ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब फ्रिंज शिफ्ट क्यों नहीं आ रही, और फ्रिंज शिफ्ट ना आने का मतलब रिलेटिव मोशन क्यों नहीं है। रिलेटिव मोशन नहीं है इसका मतलब फ्रिंज शिफ्ट नहीं है, ये प्रूफ करना है ना। रिलेटिव मोशन नहीं है इसका मतलब आपको प्रूफ करने का पड़ेगा फ्रिंज शिफ्ट नहीं हो रही, और फ्रिंज शिफ्ट नहीं हो रही तो आपको पाथ डिफरेंस 0 लाना पड़ेगा, और टाइम डिफरेंस भी 0 लाना पड़ेगा। टाइम डिफरेंस 0 लाना है तो टाइम सेम लाने पड़ेंगे। और देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से टाइम दोनों कैसे हैं, T1 और T2 देख लो चाहे सेम है, इसका मतलब ये बात सिद्ध हो गई कि दोनों टाइम कैसे हैं, सेम। इसका मतलब है यहाँ से भी ये सिद्ध हो गया। ठीक है, लिख देना, सो देर इज नो शिफ्ट इन द फ्रिंजेस। फ्रिंजेस में कोई शिफ्ट नहीं है। इट वाज वो, सो निगेटिव रिजल्ट वाज एक्सप्लेन हो गया। ठीक है जी, और इसमें भी यही बात है, ये भी कुछ साइंटिस्ट ने ये एक्सेप्ट नहीं की थ्योरी, तो बट दिस थ्योरी या दिस एक्सप्लेनेशन वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय सम साइंटिस्ट। ठीक है जी, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए इसके बाद तीसरे है ना हाइपोथेसिस, तीसरे प्रिंसिपल पर चलते हैं, और वो तो बहुत फेमस है, बहुत क्रांतिकारी सिद्धांत है वो तो, है ना, और वो सच भी है ना, आज भी माना जाता है। और वो क्या है, वो है आइंस्टीन्स प्रिंसिपल, है ना, या आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन। जो एक्सप्लेनेशन किसने दी, आइंस्टीन ने। ठीक है जी, तो तीसरी हेडिंग क्या है, तीसरी हेडिंग लिखो, आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन। देखो आइंस्टीन ने क्या कहा, 1905, ठीक है, 1905 में आइंस्टीन ने बताया कि आप जो ईथर और अर्थ के बीच मोशन, रिलेटिव मोशन कंसिडर करना चाह रहे हो ना, ये केवल एक व्यर्थ की बात है ना। ठीक है जी, ईथर और अर्थ के बीच कोई रिलेटिव मोशन तो तब होगी जब ईथर एग्जिस्ट करता हो, ईथर एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक मीनिंगलेस और व्यर्थ की बात है, और जो बात फिजिकल सिग्निफिकेंस रखती है, भौतिक सार्थकता रखती है, वो रिलेटिव मोशन है विद रेस्पेक्ट टू ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है जी, यानी रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करती है तो कब, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अबाउट हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अबाउट कैसे, जैसे मैंने बताया देखो, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जैसे ये नाव है ना, बोट है, पानी में चल रही है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, एक व्यक्ति सामने बैठा है, मैंने बताया था ये एग्जांपल आपको। ठीक है, ये दोनों बोट में है, बोट चल रही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, स्थिर है ना, रेस्ट में है ना। पहले वाला व्यक्ति दूसरे को रेस्ट में मानेगा, ये दूसरे वाला पहले वाले को रेस्ट में कहेगा। लेकिन एक व्यक्ति जो किनारे पर खड़ा है वो क्या कहेगा, देखो वो दोनों व्यक्ति जा रहे हैं, यानी उस तीसरे व्यक्ति के लिए ये दोनों ही रेस्ट में नहीं है। तो इसका मतलब है
फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि आप चीज़ों को देख कहाँ से रहे हैं, चीज़ों को मेजर कहाँ से कर रहे हैं। यदि आप है ना इस व्यक्ति को इधर से देखते हैं बोट के भीतर से ही तो आपको ये रेस्ट में दिखाई देगा, और यदि आप इस व्यक्ति को किनारे पर से देखते हैं, बैंक से खड़े होकर देखते हैं ना, तो आपको वो मोशन में दिखाई देगा। ठीक है जी, इसका मतलब है अब वो व्यक्ति रेस्ट में है या मोशन में है, तो इसका उत्तर है कि दोनों ही सही हैं। बस मेन चीज़ क्या है कि चीज़ों को हम देख कहाँ से रहे हैं, चीज़ों को आप मेजर कहाँ से कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो ये बात की चीज़ को आप किसी वस्तु को है ना, किसी घटना को है ना, आप देख कहाँ से रहे हैं, किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। ठीक है जी, इसे ही क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है जी, तो यदि यहाँ से देख रहे हैं तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पर है, और यदि किनारे से देख रहे हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ है, किनारे पर है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोड पर हो सकता है, अर्थ के ऊपर अर्थ हो सकती है ना, कोई स्टार हो सकता है। ठीक है जी, इस तरीके से फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी जहाँ से आप चीज़ों को देखते हैं। ठीक है जी, उसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मैं हूँ, मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूँ, तो मेरे इस साइड आप मुझे स्थिर करके देखेंगे कि मुझसे इस साइड इतनी दूरी पर ये चीज़ है ना, मुझसे इतनी दूरी पर आगे है ना स्टैंड है, मुझसे पीछे इतनी दूरी पर बोर्ड है ना, इस तरीके से। तो मुझे आपने क्या माना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना कि इससे कंपैरिजन करते हुए आप चीज़ों को देखेंगे, है ना। जैसे आप सन से कंपैरिजन करते हुए चीज़ों को देखते हैं, है ना। तो इस तरीके से फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब जहाँ से आप चीज़ों को नाप रहे हैं। तो आइंस्टीन ने क्या कहा कि रिलेटिव मोशन है, लेकिन रिलेटिव मोशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में जब आप कॉन्सेप्ट लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, तभी आपको फील हो सकती है ना। ईथर वगैरह के कॉन्सेप्ट से रिलेटिव मोशन को समझना एक मीनिंगलेस बात है, एक व्यर्थ की बात है। ठीक है जी, तो ये बात आइंस्टीन ने बताई। ठीक है जी, समझ जाओगे। तो आइंस्टीन ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जोड़ा किसे, रिलेटिव मोशन को। और आइंस्टीन की थ्योरी हम पढ़ेंगे किससे रिलेटेड, जो आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आइंस्टीन की एक्सप्लेनेशन थी कि भैया ईथर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना, तो फिर रिलेटिव मोशन कहाँ से होगी। तो उन्होंने सारी ही बात ख़त्म की, है ना। अभी तक तो वे जो साइंटिस्ट थे, लॉरेंस फिट्ज़जेराल्ड हो या फिर ईथर ड्रैग जो प्रिंसिपल था, ये सब जो थे वो तो एक बात कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि ईथर क्या है, अर्थ जो है साथ साथ खींचती है ईथर को, पहले प्रिंसिपल में कहा। और दूसरे वाले कह रहे हैं कि भाई लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है मोशन के डायरेक्शन में, इस कारण से ईथर और अर्थ के बीच मोशन नहीं है, रिलेटिव मोशन। लेकिन उन्होंने कहा ईथर ही नहीं होता, ईथर के अबाउट रिलेटिव मोशन कहाँ से होगी। और फिर उन्होंने क्या माना कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अबाउट रिलेटिव मोशन का एग्जिस्टेंस है। ठीक है जी, क्लियर है। तो इसमें तो बस यही लिख देना है कि रिलेटिव मोशन विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है जी, ईथर इज मीनिंगलेस, है ना, मीनिंगलेस है। ठीक है, और है ना रिलेटिव मोशन विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, इज मीनिंगफुल। क्लियर है, यह हैज़ ए फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस तो ये रखती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अबाउट जो मोशन है। क्लियर है जी। चलो इसके बाद देखो ये जो एक्सप्लेनेशंस है, नेगेटिव रिजल्ट जो है, इससे लाभ क्या हुआ, है ना, यानी इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी भौतिक सार्थकता क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है जी, देखो इसकी भौतिक सार्थकता क्या है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मैं आपको बताऊं। 3 पॉइंट्स में या 2-3 पॉइंट्स में इसकी बात कर लेते हैं। देखो एक तो फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है, अब बार बार टाइम सेम आ रहा है नहीं, 2 मैंने बताया आपको, T1 और T2 2 बताए ना, तीसरा तो आइंस्टीन का, तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो T1 और T2 दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही जो आपने ये एक्सप्लेनेशंस पढ़ी थी पहली, T1 और T2 सेम आ रहा था नहीं, तो T1 T2 सेम आने का मतलब है डिस्टेंस तो L है, इधर भी डिस्टेंस L है, उधर भी डिस्टेंस L है, डिस्टेंस सेम और टाइम सेम। ठीक है जी, तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है जी, समय ये दूरी बराबर, ये चाल बराबर दूरी बटे समय। तो डिस्टेंस तो सेम है L और टाइम भी सेम आ रहा है, इसका मतलब है लाइट की वेलोसिटी भी कैसी है, हर जगह हर डायरेक्शन में कैसी है, सेम। चाहे इस साइड चल रही हो चाहे इस साइड चल रही हो, लाइट की वेलोसिटी कैसी है, सेम। देखो एक बात यहाँ से ये निष्कर्ष निकला
निगेटिव रिजल्ट आने से। देख लो तुम, एक बात देखो यहाँ से सीखने को मिलती है कि निगेटिविटी में भी आप पॉजिटिविटी खोज सकते हैं। तो निगेटिव रिजल्ट आ रहा था, एक्सपेरिमेंट का जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ ही नहीं, उससे बिल्कुल अपोजिट आ रहा था, ठीक है। तो निगेटिव रिजल्ट से भी देखो कितनी मज़ेदार बात पता चली कि डिस्टेंस इधर भी एल इधर भी एल, टाइम दोनों का सेम आ रहा है, तभी तो निगेटिव रिजल्ट आया, क्योंकि T1 T2 बराबर आ रहे हैं। तो डिस्टेंस और टाइम सेम होने से वेलोसिटी भी कैसी होगी, सेम। इसका मतलब लाइट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, यानी हर डायरेक्शन में कैसी होती है, सेम। ये बात यहाँ से देखो, पहला पॉइंट आपको मिला कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, इन ऑल डायरेक्शंस या इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, ठीक है, इज सेम या इज इनवेरिएंट, अपरिवर्तित रहती है। क्लियर है, पहला पॉइंट समझ में आया। देखो दूसरा, अब ये भी एक बात हुई, देखो जो चीज़ काम की नहीं भी है ना, वो भी काम की रहती है ना। हर चीज़ का इस संसार में मूल्य होता है, है ना। इस संसार में कोई भी चीज़ व्यर्थ की नहीं है। हमें लगता है कि कुछ चीज़ें व्यर्थ की हो सकती हैं, लेकिन सभी काम की होती हैं, ठीक है। देखो हर चीज़ का अपना अपना मूल्य होता है, अपनी अपनी विशिष्टता होती है। तो आप एक बताओ, निगेटिव रिजल्ट आया और ईथर वाली जो थ्योरी थी, कॉन्सेप्ट था, तो इससे कोई लाभ हुआ क्या? इसके निगेटिव रिजल्ट की बात कर रहे हैं बल्कि हम तो, कि निगेटिव रिजल्ट से क्या कुछ फ़ायदा हुआ? तो निगेटिव रिजल्ट आया है ना, तो इससे ये लाभ हुआ कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो फेल हो गया। तो अब एक नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है जो स्पेस, टाइम और मास तीनों के बारे में बता सके, रिलेटिव मोशन के बारे में बता सके, ठीक है जी। स्पेस का मतलब आप किसी घटना को यहाँ से देख रहे हैं तो अलग दिख रही है, किसी और जगह से देख रहे हो तो अलग दिख रही है, ठीक है जी। टाइम, कहीं कोई घटना पहले घट रही है, कहीं कोई घटना, एक घटना घट रही है यहाँ पे, इधर से देख रहे हो तो आपको लग रहा है पहले घट रही है, इधर से देख रहे हो तो लग रहा है लेट घट रही है। ये टाइम का कॉन्सेप्ट है रिलेटिविटी का, ठीक है जी। और मास वेलोसिटी के साथ साथ चेंज होता रहता है, ठीक है जी। ये सब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, एक नए प्रिंसिपल की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से एक नए प्रिंसिपल की, एक नई थ्योरी की आवश्यकता फील हुई है ना, तो ये इसका एक पॉइंट हो जाएगा दूसरा। क्लियर है? तो फिजिकल सिग्निफिकेंस है ये किसके? निगेटिव रिजल्ट के। निगेटिव रिजल्ट, ठीक है, कि भौतिक ये हिंदी में क्या कहेंगे? ऋणात्मक परिणाम की भौतिक सार्थकता, ठीक है जी। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में फिर इतना ही रखते हैं। आप इन दोनों पॉइंट्स को मैंने बता ही दिया है, और क्या बोले, PDF नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। तो मैंने बता दिया है आपको बाकी कि पहला पॉइंट किससे रिलेटेड है, क्या बताया था, हाँ, कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, एक बार चलो मैं लैंग्वेज बोल देता हूँ। स्पीड ऑफ लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस रिमेन्स इनवेरिएंट, है ना, और कांस्टेंट, कुछ भी लिख सकते हो, ये कांस्टेंट रहती है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि इन न्यू टाइप ऑफ थ्योरी इज नीडेड, है ना, ये इज रिक्वायर्ड, आवश्यक है, ठीक है जी, टू अंडरस्टैंड, ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मास, टाइम एंड स्पेस, ठीक है। और एक पॉइंट आप और लिखना चाहो लिख सकते हो। एक पॉइंट और पता चला कि जो हम बार बार का व्यर्थ प्रयास कर रहे थे, ठीक है जी, वो असफल क्यों रहा। तो वहाँ से ये भी पता चला कि आप जो चीज़ है नहीं उसे कैसे मेजर करोगे, है ना। तो इसका मतलब है ईथर और अर्थ के बीच, है ना, रिलेटिव मोशन है, आप उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो इसमें क्या पॉइंट हो जाएगा, इसमें पॉइंट ये हो जाएगा आपका कि रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर इज अनडिटेक्टेबल, ठीक है जी, ठीक, क्लियर है। अनडिटेक्टेबल का मतलब है कि वो मापी नहीं जा सकती, ठीक है जी। किस किस के बीच, अर्थ और ईथर के बीच जो रिलेटिव मोशन है उसे आप माप नहीं सकते। बात आई समझ में? चलो ठीक है जी, तो फिर आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहिए, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।